हेलो स्टूडेंट्स, ये +1 जो है फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने 3 यूनिट जो थी एसआई यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की एक्सप्लेन कर दी थी। अब चौथी जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है एम्पियर, यानी कि करंट की यूनिट है एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया है? 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच वैन in each of the two straight parallel conductors of a infinite length and negligible cross section held on 1 meter apart in the vacuum shall produce a force per unit length of a 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन पर मीटर बिटवीन them। मतलब कहने का ये है कि जब दो पैरेलल्स, ये जो 1 एम्पियर का करंट है वो करंट है जो दो इनफाइनाइट लेंथ के पैरेलल कंडक्टर जो हैं, स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ है, एरिया क्रॉस सेक्शन उनका नेग्लिजिबल है, मतलब उनकी जो मोटाई है वो बहुत कम है, और इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। इनमें से करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन के अंदर जो अट्रैक्टिव होगा। उसके बाद जब इनके अंदर जो सेम करंट यानी कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि इसकी यूनिट लेंथ पे इसकी वजह से कितना फोर्स है, इसकी यूनिट लेंथ पे इसकी वजह से कितना फोर्स है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अब इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो करता है, उससे पहले यदि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड भी, जिसके अंदर करंट आई है उसको मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ये कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है यार, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये जो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो यूनिट है वो बी है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बी है। तो बी मैग्नेटिक फील्ड के, बी इंडक्शन के मैग्नेटिक फील्ड में यदि हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ एल हो और जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा हो, ये बी की डायरेक्शन है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसकी लेंथ थी एल, इसने एंगल, करंट ने जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है BIL साइन थीटा। और ये थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री कर देते हैं करंट, यानी कि कंडक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो इसके ऊपर फोर्स होगा BIL, और ये एल लेंथ के ऊपर करंट था, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी की वजह से, और इसको अगर हम यूनिट लेंथ पे लेना चाहें तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी BI, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू करंट। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये तो था फोर्स ऑन लेंथ एल, ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इसको हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको एफ डैश मान लेते हैं, चलो फोर्स पर यूनिट लेंथ को। अब जो है बी की वैल्यू, अब क्योंकि ये दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी जो यूनिट होती है किसी आई कंडक्टर में से आई करंट फ्लो हो रहा हो, उसके सेंटर के नज़दीक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है हमारे पास 2 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4πA, ये होता है 2 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4πA, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई करंट कैरिंग कंडक्टर से। अगर करंट किसी कंडक्टर में आई करंट फ्लो होता है तो उसके सेंटर के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, और ये करंट की वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों कंडक्टर्स में सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये इसके फील्ड में है और ये इसके फील्ड में है। अब पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा, और दूसरे के ऊपर जो पहले की फील्ड की वजह से दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ये हो जाएगा। मतलब कहने का ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है एक कंडक्टर के ऊपर दूसरे की वजह से कितना होगा, वो होगा भाई F इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो हो जाएगा हमारे पास, बी की वैल्यू रखेंगे हम 2 म्यू नोट आई अपॉन 4πA, और दूसरे का करंट जो वो भी आई है,
इसका मैग्नेटिक फील्ड ये है इस आई की वजह से, और ये जो कंडक्टर है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास आई से और गुणा कर देंगे, इसमें बी की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ये आई हो जाएगा। तो ये फोर्स हो गया 2μ0 आई इंटू आई स्क्वेयर। अब आई की वैल्यू हमने अगर 1 एम्पियर कर देते हैं तो हमारे पास एफ की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 2μ0 आई स्क्वेयर अपॉन 4πa। और जब आई की वैल्यू 1 कर दें हम, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर करते हैं इसमें, तो हमारे पास एफ की वैल्यू हो जाती है 2μ0 अपॉन 4πa। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2μ0 अपॉन 4πa। अब μ0 अपॉन 4π, ये जो μ0 होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होती है इस एक्सप्रेशन के अंदर हम μ0 की वैल्यू पुट करेंगे। μ0 की वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए 4π इंटू 10⁻⁷ और ए की वैल्यू पुट करनी है हमने 1 मीटर, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन हेल्ड ऑन 1 मीटर अपार्ट, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और ये वैक्यूम के अंदर रखे हैं। तो परमिटिविटी लेनी है हमने ये 4π इंटू 10⁻⁷। अब एफ के अंदर जो है हम μ0 और ए की जब वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, एफ की वैल्यू आती है, एफ की वैल्यू आएगी एफ इज इक्वल टू 2 और μ0 की जगह 4π इंटू 10⁻⁷ और नीचे 4π और ए की वैल्यू रखते हैं 1। इसका मतलब 4π से 4π कैंसिल और फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब ये आ जाएगा 2-7 नैनो न्यूटन पर मीटर। कहने का मतलब है कि यदि दो पैरेलल कंडक्टर्स जिनकी लेंथ इनफाइनाइट हो, जिनमें सेम करंट यानी कि 1 एम्पियर का करंट दोनों के अंदर फ्लो कर रहा हो, दोनों के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस हो, तो एक के ऊपर दूसरे की वजह से जो फोर्स लगेगा और यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू ये होती है। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्लियर होगी। इसके बाद है दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है 5वीं, वो है 1 केल्विन। वन केल्विन इज द टेम्परेचर। कैसे डिफाइन किया गया है? 1 डिग्री केल्विन इज द 1/273.16 यानी कि 1/273.16 ऑफ ए द थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए वाटर। वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हूँ, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड भी हो वाटर, लिक्विड भी हो और गैस भी हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने 9th में किया था कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस का जो रिलेशन होता है K इज इक्वल टू वो होता है 273.16 प्लस में C डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया है कि मतलब जो केल्विन जो लिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया है ट्रिपल पॉइंट इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब टेम्परेचर हो जाएगा 273.16। अब ये जो होता है केल्विन, इतने केल्विन का जो टेम्परेचर है, इतने डिग्री केल्विन का जो टेम्परेचर है, इसके ऊपर वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं और उसका ये फ्रैक्शन बढ़ाना है। मतलब हमने जो 1 डिग्री केल्विन कैसे आएगा कि जो ट्रिपल पॉइंट है उसका 1/273.16 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये 1 डिग्री केल्विन होगा। तो 1 डिग्री केल्विन की डेफिनेशन है कि वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16 फ्रैक्शन जो होता है उसको कहते हैं 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। अगली जो फंडामेंटल यूनिट है वो है 1 मोल, यानी कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर जो है, कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितना सब्सटेंस है, मतलब कितना मैटर है,
तो उसके देखने के लिए जो है 1 मोल की यूनिट बनाई गई है मोल की सब्सटेंस के लिए। तो वो 1 मोल यूनिट जो है वो किसके बराबर होती है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ प्योर कार्बन 12, यानी कि C612। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है C612 और एक होता है C614। तो C612 आइसोटोप लिया गया है कार्बन का, और उसके अंदर जो है कितना अमाउंट लिया गया है, मतलब 1 मोल सब्सटेंस कितना होगा? 1 मोल जो सब्सटेंस होगा उसके अंदर जो कण होंगे उसके, मतलब जो उसके एटम होंगे या मोलिक्यूल होंगे, वो कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए जितने कि 0.01 किलोग्राम, यानी कि 12 ग्राम। ये जो 0.01 किलोग्राम लिया हमने, 012 किलोग्राम लिया है, इसको हम लिख सकते हैं 12/1000 किलोग्राम, और इसको जब 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 ग्राम। इसको ऊपर 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस किलोग्राम के ग्राम बनाते हैं, तो 1000 से 1000 कट जाएगा और हमारे पास आएगा 12 ग्राम। यानी कि कार्बन C612 के, ये जो कार्बन का कार्बन है, ये कार्बन C612 वाला, उसके 12 ग्राम के अंदर जितने एटम होते हैं उतने एटम के बराबर एलिमेंट्री, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिस भी सब्सटेंस के अंदर होंगे उसको 1 मोल कहा जाएगा। मतलब ये जो 12 ग्राम होता है कार्बन का, इसके अंदर जो एटम्स की जो संख्या होती है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर, और इसी को असाइन किया हमने 1 मोल से। यानी कि 1 मोल का मतलब ये होता है, 1 मोल का मतलब होता है इतने एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 मोल ये हो गया 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 1 एवोगैड्रो नंबर, 1 एवोगैड्रो नंबर, तो ये जो होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल के अंदर, यानी कि 12 ग्राम जो कार्बन होगी, 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने एटम्स होते हैं, और इतने एटम्स और मॉलिक्यूल जिस भी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ पर भी, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे 1 मोल सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस जो है या तो एटम या मॉलिक्यूल से बनता है, मतलब सेम लाइक है तो एटम हो जाएगा, एटमिक स्ट्रक्चर हो जाएगी उसकी, मतलब वो एटम की कंस्टिट्यूएंट जो है इस टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, और अगर कम्बिनेशन एटम्स का तो बन जाते हैं मॉलिक्यूल, यानी कि अणु बन जाते हैं। एटम मतलब परमाणु, और अणु जैसे कि H2 जो है ये गैस है हाइड्रोजन, तो इसके अंदर जो ये 1 मोल है, उस 1 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, और 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने परमाणु हैं? 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके 1 मॉलिक्यूल बना हुआ है। इसी तरह CO2 कार्बन का जो ये है, इसमें कितने एटम हैं? 2 ऑक्सीजन के हैं और 1 कार्बन का है। तो अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन लेते हैं, अगर हम लेंगे 1 मोल हाइड्रोजन, तो बनेगा हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स? इतने मॉलिक्यूल्स। और अगर 1 मोल CO2 लेते हैं, 1 मोल CO2, 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 जो होगा वो होगा 6.023 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 मोल CO2 के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसी तरह अगर हम लेते हैं सोडियम, 1 मोल सोडियम लेते हैं, 1 मोल Na, तो इसका मतलब ये एटम है, एटम से मिलके बना है। सोडियम के मॉलिक्यूल के अंदर जो है सिंगल मोनो एटोमिक होता है सोडियम, मतलब एक ही एटम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है ना 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स होंगे, Na एटम्स होंगे इसके अंदर, Na एटम्स ये होंगे 1 मोल सोडियम में। मतलब 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23
एंटिटीज मतलब उसके जो कण होते हैं या जिनसे मिलके वो बना होता है, छोटे छोटे कण जिनको बोलते हैं या तो अणु बोलते हैं या परमाणु बोलते हैं या अणु बोलते हैं। तो इस प्रकार जब इतने अणु या परमाणु हो जाए तो वो एक मोल कहा जाता है। ये मोल कंसेप्ट जो है बहुत काम की चीज़ है। ये बहुत केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के प्रॉब्लम्स के अंदर आता है। इसका लिंक हम वॉल्यूम से भी करते हैं, इसका लिंक हम मास से भी करते हैं। तो इसलिए इसको सब्सटेंस की मात्रा निकालने के लिए जो है फंडामेंटल यूनिट बना दिया गया और ये उसकी डेफिनेशन है। वन कैंडला जो लास्ट जो सेवंथ जो फंडामेंटल यूनिट है उसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि वन कैंडला की। वन कैंडला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ 1/60,000 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लाटिनम। जो प्लाटिनम का जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि जहाँ पर प्लाटिनम जमता है वो है 2042 यानी कि 2042 केल्विन अंडर ए प्रेशर ऑफ ए, ये जो है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि इतने पास्कल का जो है वो प्रेशर हो, जो कितना हो जाएगा 1,10325 जो है पास्कल। मतलब कहने का ये है कि जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एनर्जी इमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया यानी कि पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का जो यूनिट होती है वो होती है वाट पर स्टेडियन यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब होगा एनर्जी इमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, क्योंकि वाट होगी एनर्जी पर सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर यूनिट एरिया में से नॉर्मल डायरेक्शन में, जैसे कोई भी सोर्स है लाइट का, ये बल्ब है मान लो, और इसका एरिया यूनिट एरिया, तो इसके एक सेकंड में इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में कितने रेडिएशन निकल रहे हैं, एक सेकंड में यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी जो है वो आउट हो रही है, कितनी पावर जो यूनिट एरिया में से निकल रही है, या बोल सकते हैं कितनी एनर्जी एक सेकंड के अंदर यूनिट एरिया में से नॉर्मल डायरेक्शन में इमिट हो रही है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। अब जो वन कैंडला जो होता है कितनी यूनिट होती है कि कोई भी ब्लैक बॉडी, जो सारे ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो सभी रेडिएशंस को अब्जॉर्व कर ले या सभी टाइप के रेडिएशन जो है इवोल्व करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी ब्लैक बॉडी को हम गर्म करें, कितने टेम्परेचर पर गर्म के, इतने टेम्परेचर पर। ये टेम्परेचर क्या है, ये प्लेटिनम का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है। और कितने प्रेशर के ऊपर प्रेशर होगा, ये इस प्रेशर के ऊपर और इस टेम्परेचर के ऊपर जब किसी ब्लैक बॉडी को गर्म करे तो उसके 1 मीटर का जो एरिया जो है उसका 1/60,000 यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का जो एरिया है उसका 1/1 मीटर स्क्वायर, मतलब उसके एरिया का 1 मीटर स्क्वायर जितने के बराबर इतना एरिया बनता है 1/60,000। इतना एरिया बनेगा जितना भी, उस एरिया में से जो रेडिएशन निकलेंगे उस रेडिएशन में जो एनर्जी होगी उसको कहेंगे वन कैंडला। मतलब रेडिएशन एक एनर्जी की फॉर्म होती है और रेडिएशन की इंटेंसिटी का मतलब होता है एक सेकंड के अंदर यूनिट एरिया में से इमिट होने वाली पावर, या एक सेकंड में यूनिट एरिया में से इमिट होने वाली एनर्जी। और उस एनर्जी को हम इंटेंसिटी यानी कि कैंडला के रूप में मेजर करते हैं। तो कैंडला क्या है अकॉर्डिंग टू प्रदीप फंडामेंटल क्या है कि यदि हम किसी ब्लैक बॉडी को 2042 केल्विन के ऊपर और इतने प्रेशर के ऊपर गर्म करते हैं तो उसके इतने एरिया में से 1/60,000 जो एरिया है उसमें से जो रेडिएशन निकलता है उसकी जो एनर्जी होगी वो 1 कैंडला होगी। उसमें जो उतने रेडिएशन निकलेंगे उस रेडिएशन को कहेंगे हम 1 कैंडला। मतलब जो रेडिएशन निकल रहे हैं इतने एरिया में से इतने टेम्परेचर पे इतने प्रेशर पे, उन रेडिएशन को 1 कैंडला कहा जाएगा। अब वो चाहे कितने भी निकले। एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है वो कहती है द कैंडला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ द सोर्स दैट इमिट्स द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज एंड दैट हैज़ ए रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर स्टेडियन। इसके अंदर भी यही है, रेडियंट इंटेंसिटी
वाट पर स्टेडियन का मतलब ये है कि उस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि बल्ब की नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर ही, स्टेडियन का मतलब होता है सॉलिड एंगल, यानी कि इतने, एक जो स्टेडियन होता है उसमें से एक ऐसा सोर्स जिसकी रेडियंट इंटेंसिटी इतनी हो, मतलब एक सॉलिड एंगल, यूनिट डिग्री का जो सॉलिड एंगल होता है, वन स्टेडियन जो होता है, उतना जो एरिया होता है उसमें से 1 सेकंड के अंदर इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए, 1/683 इतने जूल 1 सेकंड में निकले उस सोर्स में से। और उस सोर्स को हम कितनी फ्रीक्वेंसी के, कितनी फ्रीक्वेंसी की मतलब रेडिएशन निकलनी चाहिए, यदि उस सोर्स में से 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है, ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। और ये फ्रीक्वेंसी सभी रेडिएशंस की सेम होनी चाहिए, यानी कि वो होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक। जितने भी रेडिएशन निकल रहे हैं, जितनी भी किरणें निकल रही हैं, उन सभी किरणों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज हो, और इस टाइप का सोर्स हो जिसके एक स्टेडियन के एरिया में से इतनी एनर्जी पर सेकंड निकले, यानी कि इतने वाट पर सेकंड निकले, और उस सोर्स में से जो रेडिएशन निकले उनकी इंटेंसिटी इतनी हो, सभी की इतनी हो, तो वो जो इंटेंसिटी होगी उसको कहा जाएगा एक कैंडला, मोनोक्रोमेटिक लाइट, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। और जो सोर्स को रेडिएंट इंटेंसिटी जो दे रखी है उसकी रेडिएशन, मतलब सोर्स जो है वो रेडिएंट इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उसमें से जो रेडिएशन निकले वो 1 सेकंड के अंदर यूनिट रेडिएशन, मतलब यूनिट स्टेडियन एंगल में से वो कितने निकलने चाहिए, वो 683 1/683 जूल पर सेकंड इतने निकलने चाहिए। इतनी एनर्जी जब निकलती है 1 सेकंड में इस रेडिएशन की, तो उसको कहा जाता है एक कैंडला। ये दोनों हमने क्लियर कर दी हैं, ये प्रदीप वाली है और ये है इसकी एनसीईआरटी की। अब हमारे पास 2 यूनिट और रह गई हैं, एक रह गई एंगल की रेडियन और दूसरी रह गई सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। मतलब कहने का ये है कि जो एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। अगर हम L और R दोनों को सेम कर दें, मतलब ये कोई सर्कल है, ये सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है, तो इस सर्कल का रेडियस अगर R है तो इस R रेडियस के बराबर ही हम एक आर्क ले लें इसकी, जिसकी लंबाई भी R हो। तो जो एंगल इस सिचुएशन में, जो एंगल सर्कल के सेंटर के ऊपर ड्रा होगा, सबटेंड होगा बाय दिस आर्क, ये आर्क ए बी ले ली, जिसकी जो ए बी जो आर्क है उसकी लंबाई R के बराबर है, और रेडियस जो है सर्कल का वो भी R है। तो दोनों की लंबाई यानी कि एल बी इज इक्वल टू R है और R रेडियस है, तो दोनों की वैल्यू जब R के बराबर हो जाएगी तो R/R जो है वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये 1 रेडियन का एंगल बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 रेडियन का जो एंगल होता है उसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, जब कोई सेम लेंथ, अब दोनों की वैल्यू बराबर हो सेम, यानी कि कोई भी आर्क हो सर्कल की जिसकी लंबाई उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो, तो वो आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड करेगी उसको कहेंगे हम 1 रेडियन। ये 1 रेडियन की डेफिनेशन। वन स्टेडियन, ये जो सेकंड एलिमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये पहली वाली थी एंगल की। 1 स्टेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सफियर बाय दैट सरफेस ऑफ सफियर, यानी कि उसी सफियर का सरफेस है, विच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सफियर। अब जो एंगल जो होता है वो होता है टू डायमेंशन में, यानी कि 2 दिशाओं के अंदर होता है एंगल। एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर जो झुकाव होता है वो तो होता है एंगल। लेकिन जब हम 3 डायमेंशन एंगल की बात करते हैं तब सॉलिड एंगल आता है। सॉलिड एंगल का मतलब है जैसे कि ये कोई सफियर है,
ये सफ़ेयर ले लिया, इसका रेडियस आर है, ये इसका सेंटर है, मान लो ये सेंटर हो गया। तो इस सफ़ियर का कोई हम सरफेस सेलेक्ट करें अपनी मर्जी से, कोई भी एक सरफेस सेलेक्ट कर लिया हम ऐसे, ये सरफेस ले लिया इस सफ़ियर का, और इस सफ़ियर का जो कोई भी सरफेस ले और वो सरफेस इस सफ़ियर के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाता है 3 डायमेंशन का एंगल जो बनाएगा उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, यानी कि डी ओमेगा से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। इस सरफेस ने, ये जो सरफेस एरिया लिया था सफ़ियर का, इस सरफेस एरिया ने इसके सेंटर के ऊपर 3 डायमेंशन का एंगल बना दिया। जैसे कि जो आइस क्यूब वो कोण होता है, जो कुल्फ़ी होती है हमारी, उसको हम देखते हैं तो वो इस टाइप की होती है ऐसे ऐसे। तो ये जो ये मान लो उस सरफेस का एरिया है, सफ़ियर का एरिया है ऊपर वाला जो उसका ऊपरी सरफेस है, और उस सरफेस ने इस कुल्फ़ी के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया होता है उसको कहते हैं हम सॉलिड एंगल डी ओमेगा। और सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वेयर। डी एस का मतलब है कि ये जो एरिया लिया है हमने इस ये एरिया डी एस, और आर का मतलब इस सफ़ियर का रेडियस। तो जब डी एस और आर स्क्वेयर बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये जो ऐसा सरफेस जिसका एरिया, ऐसा सरफेस जिसका एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ सफ़ियर, मतलब जो डी एस की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो यहाँ से डी ओमेगा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू बराबर कर दें तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास डी ओमेगा की वैल्यू जो है 1 स्टेडियन आ जाएगी, 1 ST। ये जो है सॉलिड एंगल का एक्सप्लेनेशन है। 1 स्टेडियन जो है वो एंगल होता है जो कोई सरफेस एरिया, किसी भी सफ़ियर का सरफेस एरिया, उसके सेंटर के ऊपर जिसका रेडियस जो है, जिसके रेडियस का स्क्वायर दोनों उस एरिया के बराबर हो, मतलब ये एरिया ds और r का स्क्वायर अगर बराबर होगा, उस समय जो 3 डायमेंशन का जो एंगल बढ़ता है सफ़ियर के सेंटर के ऊपर उसको कहते हैं हम 1 स्टेडियन। तो ये हमने 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स और 2 एलिमेंट्री यूनिट जो है, कम्प्लीमेंट्री यूनिट जो है, सप्लीमेंट्री यूनिट जो हैं, वो कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। अब डिराइव्ड यूनिट्स जो है वो एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।